मैं स्कूल से घर पहुंची तो मोहल्ले की औरतों की भीड़ हमारे घर में लगी हुई थी। दादी के पास बैठी थू थू कर रही थी और दादी थी कि मुंह भर भर के बद्दुआएं दिए जा रही थी। लेकिन किसको? ये बात ना ही मुझे समझ आई थी और ना ही मेरे अंदाज में थी, क्योंकि सुबह जब मैं स्कूल गई थी तो सब कुछ ठीक था। फिर अचानक से क्या हो गया था? दादी के दिल में अगर किसी के खिलाफ इतना जहर था तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ थी। फिर दादी आज किसके खिलाफ इतना जहर उगल रही थी? मैंने परेशानी के अंदाज में यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो मुझे चाची खड़ी नजर आई, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वह बड़े मजे से इस सारे माहौल का मजा उठा रही थी। चाची की इस मुस्कुराहट से मुझे खौफ आता था, क्योंकि उनके अंदर का शातिरपना इस मुस्कुराहट से जाहिर होता था। उन्हें देखकर मुझे डर सा लगा कि कहीं फिर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से माँ मुश्किल में आ गई है, क्योंकि उनका तो काम ही यही था, माँ को किसी न किसी परेशानी में डालना और दादी की नज़रों में बुरा साबित कर देना। जैसे ही सारी औरतों की नज़र मुझ पर पड़ी तो सब ने बातें शुरू कर दी कि देखो तो जवान होती बच्ची की फिक्र भी ना की, कैसी माँ थी, इसका भविष्य भी बर्बाद करके चली गई। ये सुना था कि मैं परेशान हो गई। मैंने पूछा, दादी क्या हुआ है? सब क्या कह रहे हैं? माँ कहाँ गई है? वही हुआ जिसका डर था। ये सारा मेला तमाशा मेरी माँ के लिए ही लगाया गया था। दादी से नफरत से मुझे देखा और कहने लगी, क्या कहेंगे? वही कह रहे हैं जो तेरी माँ करके गई है। सारे जमाने के आगे तेरी माँ ने हमें रुसवा करके रख दिया है, बदनाम करके चली गई है अपने आशिक के साथ। अब मैं कहूँ ये दिन रात दरवाजे पर क्यों लटकी थी? तेरे बहाने आंख लड़ा रही थी। मेरी पलक स्कूल से आने वाली है, ये कहकर वह वक्त दरवाजे के साथ चिपकी रहती। अब समझ आई कि पलक नहीं, इसका तो आशिक दरवाजे के आसपास रहता था। बस आज सुबह तेरे जाने के बाद वह मौका देखकर फरार हो गई। जाते जाते कागज पर लिखकर गई है कि अब मैं वापस नहीं आऊंगी। दादी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी माँ हरगिज भी ऐसी नहीं थी, ना ही उनका किसी के साथ कोई ताल्लुक था और ना ही किसी के साथ उनका कोई चक्कर था। वह तो सचमुच दिन रात मेरी ही फिक्र में घुली रहती थी। मुझे यकीन था ये सब मिलकर मेरी माँ पर बहुत ही घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने एक नज़र दादी पर डाली, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ उनका ही क्या धरा हो। लेकिन फिर मेरी दादी ने वो कागज़ मेरे हवाले कर दिया जिस पर लिखा था, मैं ज़िंदगी से थक गई हूँ और यहाँ से जा रही हूँ, अब कभी लौट कर नहीं आऊँगी। मैंने कई बार इस कागज़ को पढ़ा। वो लिखाई मेरी माँ की ही थी, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि वह अपने यार के साथ कहीं जा रही है, जैसा कि मेरी दादी ने कहा था। और यही बात मैंने उनसे पूछी कि दादी इसमें कहाँ लिखा है कि मेरी माँ किसी के साथ भाग रही है। यह सुना था कि दादी ने जूती उतार कर मुझे मारी और कहने लगी, तू भी अपनी माँ की तरह गंदी और जुबान चलाने वाली हो रही है। तेरी माँ का इस दुनिया में है ही कौन? एक ले देकर तेरा मामा है, जिसने पलट कर कभी तुम लोगों को पूछा नहीं। इसके घर तो तेरी माँ जाने से रही। यकीनन कोई आशिकी होगा जिसके भरोसे घर छोड़ कर गई है। हाय तौबा, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम तेरी माँ को यहाँ ले आए थे। हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई है। ये कहकर दादी ने खूब रोना धोना शुरू कर दिया था और मोहल्ले वाली औरतों की हमदर्दी दादी के साथ थी, जबकि मैं अभी तक समझ ही नहीं पाई थी कि ये सब क्या हुआ है। मुझे तो उन औरतों पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। माँ की चिट्ठी में साफ लिखा था कि उन्होंने जिंदगी से उदासी का इजहार किया था और ये उदासी यकीनन दादी और चाची के रवैये की वजह से थी। इसके बावजूद भी लोगों को मेरी दादी से हमदर्दी थी, या फिर शायद ये हमारे घर में बैठकर मज़े ले रही थी और इसके बाद यहाँ से निकलकर उन्हें ये खबर सारे मोहल्ले में फैलानी थी। मैं गुस्से से पाँव पटकती अपने कमरे में आ गई, बैग रखा, यूनिफॉर्म बदली और वहीं बैठ गई। ना खाने का होश रहा ना पानी का। माँ होती तो फौरन पलक कहती दौड़ी चली आती, लेकिन अब माँ नहीं थी और पता नहीं माँ कहाँ थी, किस हाल में थी। मेरे पीछे ऐसा क्या हुआ था कि माँ को घर छोड़कर जाना पड़ गया था? यही सोच सोच कर मेरा सर फटने लगा था। काफ़ी देर बाद बाबा मेरे पास आए और कहने लगे, पलक अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के घर भेज रहा हूँ। बाबा का चेहरा उजड़ा हुआ लग रहा था, जैसे उनसे सब कुछ छिन गया हो। बाबा माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन वह चाह कर भी अपने घर वालों से माँ की इज्जत नहीं करवा पाए थे। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बाबा मेरे बारे में ऐसा फैसला कर लेंगे। बाबा की सुनकर तो मेरी भी जान निकल गई थी। मैंने बाबा से कहा, मुझे मामा के घर क्यों भेज रहे हैं आप? यहाँ मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है, मैं मामा के घर क्यों जाऊँगी? क्या माँ के बाद आप मुझे भी अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहते हैं? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब तक मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई थी कि मेरी माँ मुझे छोड़कर इस तरह चली गई है। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैं आखिरी बार मामा के घर कब गई थी।
माँ कभी मुझे मामा के घर नहीं ले गई थी। शायद हमारे आपसी रिश्ते ठीक नहीं थे या फिर न जाने क्या बात थी। मामा दूसरे शहर में रहते थे और हम उनके घर गए साल हो चुके थे। मुझे तो अपनी मामी की शक्ल भी ठीक तरह से याद नहीं थी। आज जब बाबा ने इस तरह मुझे अचानक मामा के घर भेजने की बात की तो मेरी जान निकल गई। अभी तो मैं इस सच्चाई को ही स्वीकार नहीं कर पाई थी कि मेरी माँ वाकई ही किसी के साथ भाग गई है। इस पर से मुझ पर यह कयामत तोड़ी जा रही थी। बाबा मेरे सामने बैठकर कहने लगे, पलक, तेरी माँ ने मुझे बड़ा जलील करवाया है। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है कि चौधरी की बीवी किसी आशिक के साथ भाग गई है। मैं नहीं जानता कि मेरे काम पर जाने के बाद यहाँ क्या हुआ है। मेरे पूछने पर भी तेरी दादी और चाची ने कुछ न कहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अब लोग तुझे भी सुकून से जीने नहीं देंगे। कुछ दिन जाकर अपने मामा के घर रह जा। मैं एक बार तेरी माँ को तलाश कर लूँ तो फिर मैं खुद ही तुझे लेने आ जाऊँगा। मैंने इनकार में सर हिलाया तो बाबा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, मैं तेरा भविष्य बचाना चाहता हूँ। यहाँ रहेगी तो दिमागी मरीज बन जाएगी। माँ उठते बैठते तुझे यही याद दिलाएगी कि तेरी माँ ने क्या किया है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इल्ज़ाम बहुत घिनौना लगाया गया है। क्या तुझे तेरी दादी का पता नहीं है? ऊपर से तेरी चाची, उन्हें तो मौका मिल जाएगा, वह तुझे नौकरानी बना देंगे। बेहतर यही है कि तू चली जा। देख पलक, तू मेरी इकलौती बेटी है। मैं तेरे साथ कुछ बुरा होते नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता तेरी माँ की गलती का दाग तेरे दामन पर हमेशा के लिए धब्बा छोड़ दे। बाबा ने अपनी बातों से मुझे मना लिया था और मामा दूसरे शहर में रहते थे। बाबा ने मेरा सामान बंधवाया और खामोशी से मुझे लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बाबा ने तो दादी और चाचा को भी खबर नहीं होने दी थी और मुझे ट्रेन में बैठा दिया था। वो कहने लगे, मैंने तेरे मामा को फ़ोन कर दिया है, वह तुझे स्टेशन से ले लेंगे। जब तक मैं खुद तुझे लेने नहीं आऊँ वहीं रहना। मैंने रोते हुए बाबा से विदा ली थी। कभी सोचा भी नहीं था मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर जाएगी। माँ ने ऐसा क्यों किया था? क्यों मेरे बारे में नहीं सोचा था? अगर माँ को जाना ही था तो मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? क्यों मुझे दादी के आसरे पर छोड़ गई, जबकि माँ को मालूम था कि दादी मुझे भी इतनी ही नफरत करती है जितनी माँ से करती है। आखिर माँ की जिंदगी में कौन आ गया था और कब? ये वो सवाल थे जो मेरी रूह को झंझोड़ रहे थे। पूरे 5 घंटे के सफर के बाद मैं अपने मामा के पास पहुंच गई थी। उन्होंने रेलवे स्टेशन से मुझे लिया और सारा रास्ता बस तिरछी निगाहों से मुझे देखते रहे। उनकी नजरें मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी, जैसे वो कुछ जांचना चाहते हो। 1-2 बार माँ के बारे में भी सवाल किया और जानना चाहा कि माँ किसके साथ भागी है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो खुद मेरे पास भी नहीं था। और जल्दी मामा को इस बात का अंदाज़ा हो गया। हम मामा के घर पहुँचे तो मामी ने मुझे सीने से लगा लिया। उन्हें भी मेरी माँ के भाग जाने की खबर थी। बहुत वक्त बाद मैं मामी को देख रही थी। उनका अंदाज़ा बहुत ही मोहब्बत भरा था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, पलक, हमारे घर को तुम अपना ही घर समझो और जब तक चाहे यहाँ खुशी से रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे मामी से इतने अच्छे रवैये की उम्मीद नहीं थी। मैं आज तक यही समझती आई थी कि शायद मेरी मामी अच्छी औरत नहीं है, इसलिए तो मेरी माँ अपने मायके भी नहीं आती थी। मगर यहाँ आकर मेरी सोच गलत साबित हुई थी। मामी ने पहले से ही मेरे लिए कमरा तैयार कर रखा था। कहने लगी, आज से ये कमरा तुम्हारा है, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई और मैं कमरे में अपना सामान रखने लगी। कदमों की आहट पर मैंने पलट कर देखा तो मामा कमरे में आए थे। वो एकदम ही मेरे करीब आ गए और कहने लगे, क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम तुम्हारी माँ किसके साथ है? मैंने फौरन इनकार में सर हिलाया तो कहने लगे, तुम भी अपनी माँ के जैसी तो नहीं हो? यह सुनकर मेरा चेहरा लाल पड़ गया। मामा मेरे बारे में ऐसी सोच रखते होंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि जो कुछ मेरी माँ ने किया है, इसके बाद हर कोई मेरे बारे में ऐसी ही सोच रखता होगा। जब ही तो बाबा ने मुझे यहाँ से भेज दिया है। मुझे अपनी माँ से नफरत का एहसास हुआ था। उनकी ये गलती मुझ पर कितनी भारी पड़ने वाली थी, शायद उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था। मामा ने अचानक से मेरे बालों को हाथ लगाया और कहने लगे, तुम्हारे बाल तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर तुम चाहती हो कि तुम यहाँ खुश रहो तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मामा का लहजा बहुत अजीब सा था। उनके अंदाज में जो अजनबीपन था मुझे महसूस हुआ था। मैं डर गई थी। इससे पहले कि मामा और कुछ कहते, मामी कमरे में आ गई और मामा को मेरे इतने करीब देखकर कहने लगी, रोहन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर दरवाजे पर आपका कोई दोस्त आया है। मामी के आते ही मामा कमरे से निकल गए। मामी मेरे पास आई और कहने लगी, चलो हम खाना खा लेते हैं। मामी के आने से मेरा डर खत्म हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिल में बैठ गई थी कि मामा के इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं। फिर आने वाले दिनों में मेरी सोच सही साबित हुई।
और मामी जब भी यहाँ ना होती तो मामा किसी ना किसी बहाने से मेरे कमरे में आ जाते और अजीबोगरीब हरकतें करते। उनकी मौजूदगी से मुझे डर लगता था। वे मेरे इतने करीब चले आते कि मेरा सांस रुकने लगता। वो क्या चाहते थे मैं समझ नहीं पा रही थी। कोई तो बात ऐसी थी जो ठीक नहीं थी और इस बात की गवाही मेरा दिल चीख चीख कर दे रहा था। मुझे यहाँ आए हफ्ता होने वाला था और ये एक हफ्ता मेरा बड़ी मुश्किल से गुजरा था। बाबा ने मुश्किल से 2 बार ही फ़ोन किया था और मेरी खैरियत से ज़्यादा बात नहीं की थी। शायद वो भी ज़्यादा परेशान थे, इसलिए मैंने उनसे माँ के बारे में कोई बात नहीं की थी। मेरी पढ़ाई बीच में से अधूरी रह गई, लेकिन मैं अपनी किताबें यहाँ लाई थी। एक दिन मैं अपने कमरे में किताबें फैलाए बैठी थी और पढ़ाई पर ध्यान लगा रही थी। मामी किचन में काम कर रही थी। मामा मौका देखकर मेरे कमरे में चले आए और आते ही मेरे पास बैठ गए। मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने घबरा कर पूछा, मामा क्या काम है? वो कहने लगे, अपनी मामी को ना बताना। जो बात मेरे और तुम्हारे बीच होगी वो इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। मामा ने प्यार से मेरे गाल पर हाथ फेरा और कहने लगे, तुम तो मेरी प्यारी भांजी हो, मेरा तुम पर हक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी कोई भी बात अपनी मामी से ना कहो। यह कोई तीसरी बार था जब मामा मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे थे और मामी चली आई थी। मामा की बात फिर अधूरी रह गई थी। मामी ने गुस्से से मामा की तरफ देखा और कहने लगी, आप बच्ची को पढ़ने क्यों नहीं देते? पलक के कमरे में आपका क्या काम है? मामा ने गुस्से से मामी की तरफ देखा और कहने लगे, तुम जाकर किचन में काम करो, मेरे और मेरी भांजी के मामलों में ना पड़ा करो तो अच्छा होगा। मामा का रवैया बहुत गुस्से वाला था। मामी बेचारी मजबूर होकर वापस चली गई थी और मेरे डर के मारे जान निकल रही थी। ऐसी कौन सी बात है जो मामी को नहीं बतानी थी, और क्यों मामा मामी के साथ इस तरह पेश आ रहे थे? मामी के जाते ही मामा ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा, मेरे माथे को चूम लिया और कहने लगे, कल मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पर ले चलूँगा, हम वहीं सुकून से बात करेंगे, यहाँ तो तुम्हारी मामी बात भी नहीं करने देती है। ये कहकर मामा वापस चले गए और मैंने जल्दी से अपना माथा साफ किया। मामा का छूना मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं 16 साल की जवान लड़की थी, उन्हें मुझसे इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए था। जब से मैं जवान हुई थी मेरे बाबा ने भी मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। फिर मुझे सोच सोच कर भी घबराहट हो रही थी कि मामा मुझे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाएंगे तो न जाने क्या सलूक करेंगे। मुझे इस तरह बाहर ले जाने की उन्हें क्या ज़रूरत थी, और वह भी शॉपिंग के लिए, जबकि मामी ने 1-2 बार बातों बातों में बताया था कि हमारे हालात कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारे मामा ढंग से नौकरी नहीं करते। मामा चले गए तो कुछ देर बाद मैं मामी के पास चली गई। मामी ने मुझे देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, पलक तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, तो वापस अपने घर चली जा बेटा, तेरा यहाँ रहना तेरे लिए ठीक नहीं है, मैं तुझे नहीं बचा सकूंगी। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। वह मुझे किसी से बचाने का कह रही थी। क्या मुझे मामा से कोई खतरा था? क्या वाकई जो मैं महसूस कर रही थी वो सच था? मामा की नीयत ठीक नहीं थी। महसूस तो मुझे भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिर मुझे लगा था कि शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ या फिर मुझे गलतफहमी हो गई है। मामा मेरी माँ के भाई थे, वो मुझे लेकर गलत सोच कैसे रख सकते थे? लेकिन आज मामी के आंसुओं ने मेरी सोच को सही साबित कर दिया था। मैंने परेशानी से मामी से पूछा, मैं क्या करूं? तो वो कहने लगी, तुम अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हारा टिकट बुक करवा देती हूँ। मामा आएंगे तो कह देना बाबा ने बुलवाया है, वो खुद तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ आएंगे, तो वापस चली जाना। यहाँ रहोगी तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। तुम्हारे मामा का रवैया मेरे साथ बहुत ही बुरा है और यह तुम देख चुकी हो। मैंने जैसे तैसे अपना सामान पैक कर लिया था। एक बार फिर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ की एक गलती ने मुझे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। मामी ने मुझे रोता देखा तो कहने लगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे मामा की नीयत में कैसा खोट है। उनकी नज़र जिस चीज़ पर है वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं सब कुछ जानते हुए भी तुमसे कुछ नहीं कह सकती कि मुझे अपना रिश्ता भी बचाना है। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। अगर तुम्हारे मामा ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? बस इसलिए चाहती हूँ कि तुम वापस चली जाओ। वो शायद मुझे यहाँ से भेजने पर शर्मिंदा थी, मगर जो कुछ वो कह रही थी वो मेरे ही हक में बेहतर था। इसलिए मैंने उनसे कहा कि फिक्र ना करें, मैं जानती हूँ कि आप जो कुछ कर रही हैं इसी में हम दोनों की भलाई है। काफ़ी देर बाद जब मामा बाहर से लौटे तो मुझे सामान बांधे हुए देखकर हैरान रह गए। मामी ने खुद उनसे ये झूठ कह दिया कि बाबा का फ़ोन आया था, बाबा ने मुझे वापस बुलवाया है और टिकट का इंतज़ाम भी कर दिया है, जबकि मामी ने अपने किसी जानने वाले के ज़रिए टिकट बुक करवाया था। मामा ने कुछ ना कहा और मुझे लेकर घर से निकल गए।
मुझे उनसे डर भी आ रहा था और इस बात का सुकून भी हो रहा था कि मैं वापस अपने बाप के पास चली जाऊंगी। हम रिक्शा में सवार होकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे कि आधे रास्ते में माँ ने रिक्शा वाले से रिक्शा रुकवा दिया और उसे किराया देकर उतर गई। मैं भी मजबूरन उनके पीछे उतर गई। मामा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे एक दूसरी टैक्सी में बिठाया और उससे कोई रास्ता बता दिया। मैंने डर के मारे पूछा, मामा हम कहाँ जा रहे हैं? वो मुस्कुरा कर कहने लगे, परेशान ना हो, तुम्हें सही जगह लेकर जा रहा हूँ। जैसे जैसे टैक्सी रफ्तार पकड़ रही थी मेरा दिल डूबता चला जा रहा था। पता नहीं हम कहाँ जा रहे थे और फिर काफ़ी देर बाद एक छोटे से मकान के आगे टैक्सी रुक गई। मामा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचते हुए अंदर ले गए। वहाँ जाकर मेरी जान निकल गई क्योंकि मेरी माँ रस्सियों से बंधी हुई थी। मामा ने मुझे मेरी माँ के कदमों में डाल दिया। कहने लगे, अब अगर तूने साइन ना किया तो मैं तेरी बेटी के साथ वो करूँगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। माँ ने जब मुझे अपने सामने देखा तो उनकी जान निकल गई। बिना सोचे समझे माँ ने हर उस कागज़ पर साइन कर दिए जो माँ ने उनके सामने रखे थे। साइन होने के बाद मामा ने माँ को खोल दिया और कहने लगे, अब तुम वापस अपने शहर चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम दोनों की जान ले लूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। सारा रास्ता माँ से पूछती रही, क्या हुआ है, ये सब क्या था। और फिर रेलगाड़ी में बैठने के बाद माँ ने मुझे सारी बात बताई। मामा की नीयत हमेशा से ही माँ के हिस्से की जायदाद पर थी। मेरे स्कूल जाने के बाद दादी ने माँ को मारपीट कर घर से निकाला था और माँ से ज़बरदस्ती लिखवाया था कि वह खुद घर छोड़कर जा रही है। माँ ने भी गुस्से में लिखकर उन्हें थमा दिया था और सोचा कि वह अपने भाई के घर कुछ दिन सुकून से गुजारेगी तो बाबा को उनकी कदर हो जाएगी। लेकिन भाई ने ऐसा जुल्म किया था कि जिसकी कोई मिसाल ही ना थी। उन्होंने माँ को लेकर इस छोटे से घर में बंद कर दिया था और माँ के हिस्से की जायदाद के कागजात बनवा लिए थे। जब माँ ने किसी तरह साइन ना किया तो मामा परेशान हो गए, लेकिन फिर किस्मत ने मुझे मामा के दरवाजे पर पहुँचा दिया। उन्होंने मेरे साथ जितनी भी उल्टी सीधी और गलत हरकतें की थी उन सब की तस्वीरें बनाई थी और वो तस्वीर माँ को दिखाकर डरा रहे थे। और फिर जब उन्होंने देखा कि मैं वापस आ रही हूँ तो मुझे पकड़कर माँ के पास ले आए थे और उन्हें ब्लैकमेल करके माँ से साइन करवा लिए थे। मामी भी इस हकीकत से अनजान न थी, लेकिन मजबूरन खामोश थी। हम वापस अपने शहर पहुँचे तो बाबा माँ को देखकर दोबारा जी उठे। माँ ने जब उन्हें दादी की सारी हकीकत बताई और हम दोनों पर बीता जुल्म भी सुनाया तो बाबा ने फ़ौरन ही फैसला कर लिया कि अब हम अलग घर में रहेंगे। बहुत सालों बाद सही, लेकिन बाबा को अकल आ गई थी और हमने एक नया घर बना लिया था। आजकल के इस दौर में सगे रिश्तों पर भरोसा करना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है और कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि हम पर इतना सितम करने वाले तो कोई गैर नहीं बल्कि हमारे अपने ही थे। धन्यवाद दोस्तों।